क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली ड्राइंग पढ़ना सिखाऊंगा, जो कि कोई भी आपको उस टाइप से एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास में दो ड्राइंग है। ओके, ये वाला जो ड्राइंग है ये पावर वायरिंग है और ये कंट्रोल वायरिंग है। तो देखिएगा ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को दो मोटर के लिए बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है M1 और यहाँ पे M2, यानी कि हमारे पास में दो मोटर है। ओके, अब ये जो दोनों मोटर है, इन दोनों मोटर में से मोटर नंबर 1 को सबसे पहले चालू किया जाता है, उसके बाद मोटर नंबर 2 ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद ऑन हो जाएगा। किस प्रकार से मोटर नंबर 2 ऑटोमेटिकली ऑन होगा, जब मैं कंट्रोल वायरिंग एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ जाओगे। ओके, अभी यहाँ पे आप देखिए कि ये जो दोनों मोटर है, इन दोनों मोटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे पावर वायरिंग बनाया गया है। तो सबसे पहले आप पावर वायरिंग को समझ लीजिए। पावर वायरिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे RYB न्यूट्रल, यानी कि 3 फेज का पावर सप्लाई है और न्यूट्रल पावर सप्लाई है। अब इन पावर सप्लाई को ले जाके जो हमारा मोटर होता है, उस मोटर को पावर सप्लाई दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले आप देख सकते हो यहाँ पर एक फ्यूज लगाया गया है। ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये फ्यूज का सिंबल है। ओके, तो तीनों फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को ले जाके फ्यूज के साथ कनेक्ट किया गया है सबसे पहले। अब इससे जो पावर सप्लाई जाएगा, आप देख सकते हो पावर सप्लाई चला गया हमारे कॉन्टेक्टर के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है M1। M1 का मतलब ये है कि जो हमारा पहला मोटर है, उस मोटर को चालू करने के लिए जो कॉन्टेक्टर है उसका नाम M1 है। तो M1 कॉन्टेक्टर जो है उसको इनपुट पावर सप्लाई यहाँ से लाके दे दिया गया है। उसके बाद इससे जो पावर सप्लाई जा रहा है वो जा रहा है ओवरलोड रिले के लिए। यानी कि दोस्तों जो हमारा 3 फेज का पावर सप्लाई है उसको ले जाके सबसे पहले फ्यूज में कनेक्ट किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे पास में एक फ्यूज है। तो हमारा जो 3 फेज का पावर सप्लाई होगा उसको लाके फ्यूज में इनपुट पावर सप्लाई दिया जाएगा और इससे जो आउटपुट पावर सप्लाई निकलेगा उसको ले जाके हमें कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्ट करना होगा। तो ये हमारा कॉन्टेक्टर है। अब इस कॉन्टेक्टर को 3 फेज का पावर सप्लाई यहाँ पे L1, L2, L3 इन तीनों टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। ओके, अब इस कॉन्टेक्टर के नीचे में आपको ओवरलोड रिले को कनेक्ट करना होता है। ये हमारे पास में ओवरलोड रिले है। इस ओवरलोड रिले को हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर के नीचे में इस टाइप से माउंट कर देंगे। तो इस पॉइंट पे जो पावर सप्लाई आएगा वो ओवरलोड रिले से होते हुए हमें इन तीनों पॉइंट पे मिलेगा। अब इन तीनों टर्मिनल पे हम मोटर के केबल को कनेक्ट कर देंगे और मोटर को डायरेक्टली पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। जो हमारा सेकंड मोटर है उस मोटर का नाम दिया गया है M2 और M2 के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्टर और ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया गया है। अब इनको भी पावर सप्लाई देने के लिए जो कॉन्टेक्टर है उसी कॉन्टेक्टर के ऊपर से वायर को लूप किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे R फेज से एक वायर को लूप करके इस कॉन्टेक्टर को पावर सप्लाई दिया गया है, Y फेज से भी और B फेज से भी, यानी कि तीनों फेज का पावर सप्लाई कॉन्टेक्टर को प्रोवाइड किया गया है। ओके, अब इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिवाइस लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है V और A। V का मतलब होता है वोल्टेज, A का मतलब होता है करंट। यानी कि ये जो डिवाइस है ये एक प्रकार का मीटर है जिसके द्वारा हम वोल्टेज और करंट को मेजर कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइस है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो मेरे पास में डिजिटल वोल्ट मीटर अमीटर है, इसी का पूरा यहाँ पे कनेक्शन बताया गया है। यहाँ पे हमें वोल्टेज शो हो जाएगा, यहाँ पे करंट। अब इस मीटर के द्वारा जो करंट मेजर किया जाएगा, उस करंट को मेजर करने के लिए हमें CT का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस टाइप का आपको CT इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे CT भी लगाया गया है जिसका कनेक्शन मीटर के साथ में किया गया है। अब ये जो डिजिटल मीटर है, इस डिजिटल मीटर के डिस्प्ले को ऑन करके रखने के लिए हमें इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपका जो डिजिटल मीटर है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे L और N लिखा हुआ है, यानी कि आपको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा इसके डिस्प्ले को ऑन रखने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे R फेज का जो पावर सप्लाई आया है इसको ले जाके मीटर के साथ कनेक्ट किया गया है और न्यूट्रल पावर सप्लाई को भी ले जाके मीटर के साथ कनेक्ट किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे दो और वायर कनेक्ट किया गया है, R फेज के साथ और Y फेज के साथ। यानी कि इस मीटर के द्वारा वोल्टेज को मेजर करने के लिए दो वायर को कनेक्ट किया गया है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो R फेज का और Y फेज का, इन दोनों के बीच में वोल्टेज क्या होगा उसका ही मेजरमेंट हमारा ये मीटर कर पाएगा। B फेज में कोई भी वायर कनेक्ट नहीं किया गया, यानी कि B फेज का वोल्टेज ये मेजर नहीं करने वाला। ओके, अब इसके बाद यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा SPP। SPP का फुल फॉर्म होता है सिंगल फेज प्रिवेंटर। तो ये जो सिंगल फेज प्रिवेंटर है वो प्रिवेंटर हमारा कुछ इस टाइप से दिखता है। ये जो डिवाइस है ये डिवाइस हमें ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, फेस लॉस, फेस सीक्वेंस, इस टाइप का जो भी वोल्टेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उन सभी प्रॉब्लम से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
इसमें आपको सिंपली क्या करना होता है कि ये जो 3 टर्मिनल है L1, L2, L3, इस पे आपको 3 फेज का पावर सप्लाई लाके कनेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे जो 3 फेज का पावर सप्लाई आप प्रोवाइड करोगे उसका ये वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा और उस मेजरमेंट में यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट को चेंज कर देगा। ये जो मेरे पास में सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में जितने भी डिवाइस इस्तेमाल किया गया है उन सभी डिवाइस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूं, जैसे कि वोल्ट मीटर, अमीटर का, सिंगल फेज प्रिवेंटर का, टाइमर का और सेलेक्टर स्विच, इस टाइप से छोटे मोटे डिवाइस जो है उन सभी का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूं। तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी वीडियो को एक एक करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक डिवाइस का वर्किंग, वायरिंग और कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, अब इस प्रिवेंटर के द्वारा किस प्रकार से मोटर को प्रोटेक्ट किया जाता है उसको आप कंट्रोल वायरिंग में समझोगे। ओके, तो जब भी आप कभी कंट्रोल वायरिंग को पढ़ने जाओ तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कंट्रोल वायरिंग कितने वोल्टेज पे किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल सप्लाई 230 वोल्ट AC, यानी कि सिंगल फेज का AC पावर सप्लाई इस्तेमाल किया गया पूरा का पूरा कंट्रोलिंग करने के लिए। अब यहाँ पे जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इस न्यूट्रल पावर सप्लाई को डायरेक्टली प्रोवाइड किया गया है हमारे इन डिवाइस को। यहाँ पे लाइन बना नहीं हुआ है तो मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है, न्यूट्रल पावर सप्लाई हमारा चला जाएगा और ये जो तीनों के तीनों हैं इनको न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे दो छोटी छोटी डिवाइस लगाया गया है। ये डिवाइस क्या है समझिए। देखिए, ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये सिंबल हमारा ओवरलोड रिले का NC कॉन्टैक्ट का है, यानी कि जो पावर वायरिंग में ओवरलोड रिले इस्तेमाल किया गया था, इन ओवरलोड रिले का जो NC कॉन्टैक्ट होता है उस NC कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। NC कॉन्टैक्ट इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि यदि NC कॉन्टैक्ट हमारा ओपन हो जाए तो उस कंडीशन में इसका जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोलिंग ब्रेक हो जाए और जो हमारा कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएंगे। ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये कॉन्टैक्टर का नहीं है, यहाँ पे सिंबल मोटर का बनाया गया, लेकिन ये कॉन्टैक्टर के लिए इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो इसको आप कॉन्टैक्टर ही समझ के चलिएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर के न्यूट्रल पावर सप्लाई में ओवरलोड रिले का NC कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये जो दोनों मोटर है इन दोनों मोटर के द्वारा यदि ज्यादा करंट लिया जाएगा तो उस कंडीशन में ओवरलोड रिले इस NC कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगा, यानी कि यहां से न्यूट्रल पावर सप्लाई को आगे फ्लो नहीं होने देगा, जिस कारण से हमारा जो मोटर है मोटर हमारा बंद हो जाएगा। ओके, तो ओवरलोड का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। अब कंट्रोल वायरिंग के लिए जो फेज सप्लाई इस्तेमाल किया जाएगा उस फेज सप्लाई को सबसे पहले ले जाके फ्यूज में कनेक्ट करना होता है। आपको यहाँ पे फ्यूज का इस्तेमाल इसलिए करना होता है क्योंकि आपका जो फ्यूज होगा वो फ्यूज आपके कंट्रोल वायरिंग के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो फ्यूज से पावर सप्लाई गया है टॉगल स्विच में, तो ये जो टॉगल स्विच है इस टॉगल स्विच को यदि हम ऑन कर देंगे तो उस कंडीशन में ही कंट्रोल पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा। इसके बाद आप देखोगे टॉगल स्विच से जो पावर सप्लाई जा रहा है वो जा रहा है SPP, जैसे कि मैंने आपको SPP का फुल फॉर्म बताया था, सिंगल फेज प्रिवेंटर, यानी कि ये जो हमारा सिंगल फेज प्रिवेंटर है इस प्रिवेंटर का जो NC कॉन्टैक्ट है उस NC कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। NC कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल इसलिए करना होता है क्योंकि जो हमारा प्रिवेंटर है वो वोल्टेज को मॉनिटर करेगा और वोल्टेज ओके होने के बाद ही कंट्रोल पावर सप्लाई को आगे फ्लो होने देगा। यदि सिंगल फेज प्रिवेंटर का NC कॉन्टैक्ट ओपन कंडीशन में है तो आगे कंट्रोल पावर सप्लाई फ्लो नहीं हो पाएगा, और आगे कंट्रोल पावर सप्लाई फ्लो नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप मोटर को चालू नहीं कर पाओगे। अब सिंगल फेज प्रिवेंटर से जो पावर सप्लाई जा रहा है वो जा रहा है स्टॉप पुश बटन के लिए, यानी कि ये जो दोनों मोटर है इन दोनों मोटर को बंद करने के लिए केवल एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल किया गया है। अब इस स्टॉप पुश बटन से जो पावर सप्लाई जा रहा है वो जा रहा है सेलेक्टर स्विच में। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये सिंबल हमारा सेलेक्टर स्विच का है, यानी कि आपके पास में इस टाइप का एक सेलेक्टर स्विच होगा जिसमें आप पावर सप्लाई स्टॉप पुश बटन के द्वारा प्रोवाइड करोगे। अब इस सेलेक्टर स्विच में आपको टोटल 3 पोजीशन मिलेगा, 0, 1, 2। 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब कि पोजीशन नंबर 1 और 2 का मतलब होता है कि पोजीशन नंबर 2। यदि आप पोजीशन नंबर 1 पे सेलेक्ट करोगे तो आपका पावर सप्लाई एक तरफ फ्लो होगा, और यदि आप पोजीशन नंबर 2 सेलेक्ट करोगे तो दूसरी तरफ पावर सप्लाई फ्लो होगा। ओके, तो ये जो सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच में लिखा गया है ऑटो मैनुअल, यानी कि इस सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल ऑटो और मैनुअल में मोटर को रन करवाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब यदि आप सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करते हो, मान लेते हैं कि 1 नंबर पोजीशन हमारा ऑटो के लिए और 2 नंबर मैनुअल के लिए, तो यदि हम इस सेलेक्टर स्विच को रोटेट करके 1 नंबर पोजीशन सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में कंट्रोल पावर सप्लाई इधर फ्लो होगा, और यदि आप इसको
2 नंबर पे सेलेक्ट करोगे तो इस कंडीशन में कंट्रोल पावर सप्लाई इस तरफ फ्लो होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 अलग अलग सर्किट बनाया गया है, एक ऑटो के लिए और एक मैनुअल के लिए। यानी कि ये जो हमारा दोनों मोटर है, इन दोनों मोटर को रन करवाने के लिए हम ऑटो में भी रन करवा सकते हैं और मैनुअली भी रन करवा सकते हैं। तो इस सेलेक्टर स्विच का जो मैनुअल वाला टर्मिनल है, उस टर्मिनल के आउटपुट टर्मिनल से जो पावर सप्लाई जा रहा है वो चला जा रहा है दूसरे सेलेक्टर स्विच के लिए। यानी कि इस सर्किट डायग्राम में टोटल 2 सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल किया गया है। ये सेलेक्टर स्विच हमारा हो गया ऑटो मैनुअल के लिए और दूसरा हो जाएगा ये वाला मोटर को सेलेक्ट करने के लिए। यानी कि कौन से मोटर को आपको चालू करना है सबसे पहले, उसका आप सिलेक्शन इसके द्वारा कर सकते हो। ओके, अब इस सेलेक्टर स्विच में जो 1 नंबर का पोजीशन है उससे एक वायर को ले जाके स्टार्ट पुश बटन को पावर सप्लाई दिया गया है और वहां से पावर सप्लाई चला गया है सीधे ही मोटर नंबर 1 के लिए। तो मोटर नंबर 1 जो है हमारा वो कॉन्टेक्टर के द्वारा चालू होगा और कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे M1 लिखा हुआ है और ये हमारा M1 है। तो इस कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया होल्डिंग के लिए। यानी कि आप यदि केवल एक बार पुश बटन को प्रेस कर दो तो आपका कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और कॉन्टेक्टर को होल्ड करके रखने के लिए एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल किया गया है और इस एनो कॉन्टेक्ट को स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, तो इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो 2 नंबर का पोजीशन है, इस पोजीशन से एक वायर को लाके दूसरे पुश बटन में पावर सप्लाई दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन और यहाँ पे E3, यानी कि ये तीसरा नंबर का स्विच है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पर एक स्विच है और एक यहाँ पे स्विच है। कुल मिला के 3 पुश बटन का इस्तेमाल किया गया है इन दोनों मोटर को चालू करने के लिए। अभी के टाइम पे E2 जो स्विच है उसके द्वारा हम मोटर नंबर 1 को चालू करेंगे और E3 जो स्विच है इसके द्वारा हम मोटर नंबर 2 को चालू करेंगे। इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए एक पुश बटन लगाया गया है और इसके पैरेलल में एनो कॉन्टेक्ट लगाया गया उसी कॉन्टेक्टर का। तो DOL स्टार्टर ये हमारा हो गया। ओके, अच्छा यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे एक वायर आया और यहाँ पे वायर गया है। आप देख सकते हो इसके बीच में कोई भी पॉइंट नहीं बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट बना है, यहाँ पे पॉइंट बना है। ये जो पॉइंट होता है वो होता है वायर ज्वाइंट का, यानी कि ये जो पावर सप्लाई जा रहा है वो इस वायर में जा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस वायर के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। इस वायर से जो पावर सप्लाई जा रहा है वो डायरेक्टली इस पॉइंट पे जा रहा है, यानी कि हमारे मोटर नंबर 2 के लिए जा रहा है। ओके, तो इस ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच में जो मैनुअल वाला पोजीशन है, इस पोजीशन पे सिलेक्शन करने के बाद हम किस प्रकार से इन दोनों मोटर को चालू और बंद करेंगे उसके बारे में हमने समझ लिए। अब हम यहाँ पे ऑटो पोजीशन को समझ लेते हैं। देखिए, यदि आप इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करोगे तो पावर सप्लाई जो हमारा इधर की तरफ से आ रहा है वो चला जाएगा इस साइड और यहाँ पे आप देख सकते हो एक पुश बटन को कनेक्ट किया गया है। ये पुश बटन हमारा E1 है, यानी कि जो पुश बटन इस्तेमाल किया जाएगा उसका नाम E1 है। ओके, अब यदि इस पुश बटन को यदि हम प्रेस करेंगे तो पावर सप्लाई आगे जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्विच लगाया गया है। कौन सा स्विच है इसको पता करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है SS1, यानी कि ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, इसी सेलेक्टर स्विच का एनो कॉन्टेक्ट और इस्तेमाल किया गया है। एक बार इसको समझिए। देखिए, ये जो मेरे पास में सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच में आप देख सकते हो 3 अलग अलग कॉन्टेक्ट है, यानी कि इसमें 3 एनो है, 3 NC है, 3 कॉमन है। तो यहाँ पे जो हमारा एक एनो NC था उसका इस्तेमाल ऑटो मैनुअल के लिए कर दिया गया। इसके बाद इसी सेलेक्टर स्विच का जो दूसरा एनो है उसका इस्तेमाल एक यहाँ पे किया गया है और तीसरे एनो को इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, यानी कि इस सेलेक्टर स्विच का जो तीनों एनो है उसका इस्तेमाल कर लिया गया है। ओके, तो ये जो एनो कॉन्टेक्ट है, ये एनो कॉन्टेक्ट हमारा NC में तब कनेक्ट होगा जब आप इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करोगे, यानी कि इसको जैसे ही आप ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करोगे ये एनो से NC में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आप यदि स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करोगे तो पावर सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए मोटर को चालू कर देगा। अब जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो इसका जो एनो कॉन्टेक्ट है वो एनो से NC में बदल जाएगा, जिससे कि यहां से होल्डिंग सर्किट बन जाएगा। ओके, अब होल्डिंग सर्किट बनने के बाद आप देख सकते हो यहां से एक वायर को कनेक्ट करके टाइमर को भी पावर सप्लाई प्रोवाइड किया गया है, यानी कि मोटर नंबर 1 जैसे ही चालू होगा उसके साथ साथ ही टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइमर में 0 से लेकर 60 सेकंड का टाइम सेट किया जा सकता है, यानी कि जितना आप टाइम सेट करोगे उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद इस टाइमर का जो एनो कॉन्टेक्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। ये एनो कॉन्टेक्ट NC में बदलेगा और इसके NC में बदलते ही क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए डायरेक्टली हमारे मोटर नंबर 2 को चालू कर देगा।
यानी कि इतना सर्किट डायग्राम को आप देख के ये समझ सकते हो कि जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले हमारा मोटर नंबर 1 ऑन होगा और मोटर नंबर 1 के ऑन होते ही हमारा टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और टाइमर में जितना भी हम टाइम सेट करेंगे उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी में बदल जाएगा और यहां से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए मोटर नंबर 2 को चालू कर देगा। ओके दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे यह बता दीजिएगा कि मैंने जो आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ने का तरीका बताया क्या आपको वो समझ में आया कि नहीं आया। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।